नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बाबा साहेब के योगदान को किया याद, सांसद निहाल चंद और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने फूल माला अर्पित कर दी श्रद्धांजलि। संगरिया के गांव संतपुरा क्षेत्र में अमृतपाल के छिपने की सूचना पर 3 स्टेट की पुलिस टीम कर रही तलाश। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला होने के चलते पुलिस अधिकारी जानकारी देने से बच रहे। अंबेडकर चौक से खुंजा की तरफ जाने वाले रास्ते पर बन रही डिवाइडर रोड। लाल चौक से अंबेडकर चौक होते हुए कब्रिस्तान तक नाली का निर्माण प्रगति पर। गेहूं खरीद में आड़े आ रही पोर्टल न खुलने की समस्या, खरीद एजेंसी के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में व्यापारियों ने दिया ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का सुझाव। पार्षद व पार्षद पुत्र पर मारपीट कर जाति सूचक गालियां निकालने का आरोप। स्कूल वैन चालक ने मुकदमा दर्ज करवाने के लिए पुलिस थाना में सौंपा परिवार। महिला पर चाकू से हमला, बीच बचाव करने आई मां को भी किया जख्मी। मां बेटी का जिला अस्पताल में चल रहा उपचार। और अब समाचार विस्तार से। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर गुरुवार को जंक्शन स्थित अंबेडकर चौक पर भाजपा की ओर से आयोजित सादे कार्यक्रम में सांसद निहाल चंद और पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की ओर से बाबा साहिब के चित्र पर फूल माला अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सभी ने बाबा साहिब की ओर से बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। भाजपा नेताओं ने बाबा साहिब के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विविधता लिए भारत देश को मजबूत किया, साथ ही सभी महिलाओं और पुरुषों को अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। सांसद निहाल चंद ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश का संविधान बनाया। देश के खुशहाल भविष्य के लिए डॉक्टर अंबेडकर की ओर से लिखे गए संविधान पर चलकर आज हिंदुस्तान विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा हो रहा है। बाबा साहेब ने सभी को समानता का अधिकार दिया। ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम नमन करते हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा समाज के पीड़ित, उपेक्षित व दबे कुचले लोगों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने संविधान के माध्यम से गरीब समाज को अधिकार और सम्मान दिया। इसकी बदौलत आज समाज में ऊंच नीच की खाई मिट रही है। डॉक्टर राम प्रताप ने कहा कि संविधान के दायरे में रहकर ही हम बाबा साहेब के आदर्शों का पालन कर सकते हैं। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, पार्षद प्रदीप एरी, पूर्व सरपंच अशोक जोइया आदि मौजूद थे। 14 तारीख के दिन बाबा साहब की जयंती है और हम लोग आज बाबा साहब के जयंती के एक दिन पहले हम पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं। हमारी पूरी टीम, जिन्होंने देश का संविधान बनाया, जिन्होंने सभी को समानता का अधिकार दिया, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी को हम लोग हमारी आस्था है कि हम सब लोग मिलकर उनको प्रणाम करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस देश का खुशहाल भविष्य के लिए जो उन्होंने संविधान लिखा था, उसी संविधान पर चल के आज हिंदुस्तान विकास की गति पे बढ़ रहा है, एक विकासशील देशों की श्रेणियों में खड़ा हो रहा है। वारिस पंजाब दे के मुखिया अमृतपाल सिंह के संगरिया के गांव संतपुरा में छिपे होने की सूचना पर 3 स्टेट की टीम तलाश में जुटी हुई है। गुप्त तरीके से पुलिस दल गांव संतपुरा की ढाणियों में तलाशी कर रहे हैं। वहीं पुलिस चौकी ढाबा व मालारामपुरा में पुलिस की टीम ने नाकाबंदी कर रखी है। जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात केंद्रीय एजेंसियां और पंजाब, हरियाणा व राजस्थान पुलिस की टीम अंधेरे में वाहनों की लाइट जगाए बगैर संतपुरा इलाके में आई। गांव संतपुरा स्थित छिंदा सिंह की ढाणी समीप अमृतपाल के होने की इनपुट के बाद सक्रिय हुए पुलिस दल ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के नेतृत्व में मोर्चा थामा, लेकिन अमृतपाल का सुराग नहीं लगने पर अब पुलिस दल भूमिगत तरीके से जांच में जुटे हैं। हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस बारे में पुष्टि नहीं कर रहा है और जानकारी देने से बच रहे हैं। बताया जा रहा है कि करीब 25 से 30 स्कॉर्पियो गाड़ियों का काफिला इस ढाणी में पहुंचा था। एजेंसियां अभी तक जांच कर रही हैं। कोई भी कुछ कहने या बताने से गुरेज कर रहा है। अमृतपाल पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ है। एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर नाकाबंदी कर दी गई है। एक पुलिसकर्मी ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, प्लीज शांति से काम करने दो, कुछ होगा तो बताएंगे। उधर गांव वालों से पूछने पर उन्होंने बताया कि रात को पुलिस की हलचल तो थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की जानकारी में आया था कि अमृतपाल नशा मुक्ति केंद्र के नाम पर आत्मघाती हमलावर तैयार कर रहा था। वह आतंकियों को तैयार कर रहा था। सब कुछ आईएसआई के इशारे पर हो रहा था। पाकिस्तान से गैर कानूनी हथियार मंगवाकर इन्हीं सेंटरों में स्टोर हो रहा था, जिसके जरिए ही वह आनंदपुर खालसा फोर्स तैयार कर रहा था। सब कुछ अमृत संचार के नाम पर किया जा रहा था।
अमृतपाल के प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल के हैंडलर होने का भी इनपुट है। 1980 में बना बीकेआई भारत और इंग्लैंड में आतंकी संगठन घोषित है, जो कनाडा, जर्मनी और इंग्लैंड में सबसे ज्यादा एक्टिव है। ज्यादातर मेंबर्स पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं। वो आईएसआई से मिलकर काम कर रहे हैं। अमृतपाल 10 साल दुबई में था। वह बीकेआई का हैंडलर बनकर ही 2022 में पंजाब लौटा। अमृतपाल जल्लू खेड़ा गांव में अपनी प्राइवेट आर्मी आनंदपुर खालसा फोर्स बना रहा था। अमृतपाल का नाम अवतार सिंह खंडा के साथ भी जुड़ा हुआ है, जो पाकिस्तान में बैठे बब्बर खालसा के प्रमुख परमजीत सिंह पम्मा का खास है और बब्बर खालसा को ऑपरेट करता है, जो कश्मीर में भड़काऊ गतिविधियों के साथ पंजाब में एक बार फिर से खालिस्तान मूवमेंट खड़ा करने की प्लानिंग में है। अमृतपाल को इसीलिए पंजाब भेजा गया। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं को लेकर गुरुवार को जंक्शन की धान मंडी स्थित कृषि उपज मंडी समिति कार्यालय में सचिव सीएल वर्मा की मौजूदगी में खरीद एजेंसी के अधिकारियों व व्यापारियों की बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर पोर्टल न खुलने की समस्या रखी। व्यापारियों का कहना था कि अगर जल्द ही पोर्टल न खुलने की समस्या दूर न हुई तो गेहूं की खरीद न होने से मंडी में हालात यह हो जाएंगे कि पैर रखने के लिए जगह नहीं बचेगी। ऐसी स्थिति में किसान धरना प्रदर्शन जैसा कदम उठा सकते हैं। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि जंक्शन में 68, टाउन में 340, टिब्बी में 297, तलवाड़ा झील में 249, नोहर में 12, पल्लू में 5, डबली राठान में 11 व गोलूवाला में 524 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। व्यापार मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल बंसल ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल न खुलने से गिरदावरी नहीं निकल रही। इस कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत कम हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन न होने से एफसीआई की ओर से गेहूं की खरीद नहीं की जा रही। अधिकारियों की ओर से पिछले 10 दिनों से कहा जा रहा है कि पोर्टल जल्द खुल जाएगा, लेकिन समस्या जस की तस है। मजबूरी में किसानों को अपनी गेहूं की फसल 1950 से 2000 रुपए में निजी हाथों में बेचनी पड़ रही है। बंसल ने इस समस्या के समाधान के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करने का सुझाव देते हुए कहा कि अगर ऐसा होता है तो गेहूं की शीघ्र तुलाई हो सकेगी, अन्यथा किसानों को काफी नुकसान होगा। आज की मीटिंग में यही है भी ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करवाने की, तो क्यूआई साहब भी बैठे थे, सेक्रेटरी साहब बैठे तो परंतु पोर्टल खुल नहीं रहा है, गिरदौरी नहीं निकल रही, कुछ बता नहीं रहा, तो रजिस्ट्रेशन कैसे हो। इसलिए हम तो ये चाहते हैं ऑफलाइन हो जाए, जिससे धड़ाधड़ कनक तुल जाए, नहीं तो किसान को बहुत लॉस हो। तो मैन यही है पोर्टल खुले, जहाँ तो खुले पूरा डट के, फिर तो धड़ाधड़ रजिस्ट्रेशन करा चलो कनक तुल जाए। पोर्टल खुल नहीं रहा है, रजिस्ट्रेशन हो रही है, उसके बगैर एफसीआई गेहूँ खरीद नहीं रही है। तो ये तो डेली कहते हैं अभी आज खुल जाएगा, कल खुल जाएगा, 10 दिन हो गए अभी तक तो खुला नहीं। तो इस हिसाब से किसान मजबूरन अपना जो है गेहूँ 1950 2000 के करीब भेज रहा है, करे क्या, घर तो रख नहीं सकते इतनी गेहूँ। वहीं एफसीआई के क्यूआई अशोक शर्मा ने बताया कि गेहूं खरीद के लिए इस बार राजस्थान सरकार की ओर से स्टेट पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर जाकर किसान अपने जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। रजिस्ट्रेशन के समय किसान को निर्धारित तिथि को अपनी उपज मंडी में लाने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ केंद्र पर खरीद के लिए अभी तक 68 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। स्टेट पोर्टल से गिरदावरी पर्ची नहीं निकल रही है। जनाधार से रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण गेहूं की खरीद नहीं हो पा रही है। इसके अलावा पिछले दिनों हुई बारिश के कारण गेहूं की फसल में तय मानकों से अधिक नमी थी। अब गेहूं सुखाने में नमी कम हुई है। ठेकेदार ने ज्वाइन कर लिया है, बारदाना मंगवा लिया गया है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी जाएगी। बैठक में व्यापारी पदम जैन, रविंद्र गुप्ता, श्याम सुंदर झंवर, ठेकेदार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। गेहूं खरीद के लिए सर इस बार स्टेट पोर्टल बनाया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। वो पोर्टल है MSP procurement proc.rajasthan.gov.in। इस पे जाकर किसान अपना जनाधार से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और उससे फिर हम उसको डेट देंगे। ठेकेदार हो चुके हैं और लगभग 64 रजिस्ट्रेशन ही हुए हैं अभी तक। तो मेरी मतलब आपसे अपील है सबसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जनाधार से अपने स्टेट पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाएं और गेहूं की अपनी उपज सरकार को बेचें। ये एक्चुअली सर थोड़े जनाधार से रजिस्ट्रेशन हुए नहीं थे अभी तक, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा मंडी में घूम के किसानों से मिल के, अभी मंडी समिति में भी हमने एक किसान को बुला के डेमो दिया है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो अपील करता हूँ कि जितने ज़्यादा रजिस्ट्रेशन होते जाएंगे वैसे वैसे खरीद आगे बढ़ती जाएगी। ये वो स्टेट पोर्टल ऑनलाइन से ही होएगी सर।
जंक्शन के सेक्टर 12 स्थित एक निजी स्कूल की वैन चलाने वाले चालक ने वार्ड पार्षद व उसके पुत्र पर मारपीट करने, जाति सूचक गालियां निकालने व नौकरी से हटवाने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इस संबंध में उक्त चालक की ओर से पार्षद व उसके पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए गुरुवार को जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया। सर, मैं कल स्कूल टाइम अपनी वैन लेके यहाँ स्कूल पहुँचा था, तो स्कूल के मुख्य गेट पर बस खड़ी थी। उस बस के पीछे मैंने अपनी वैन खड़ी करके बच्चे उतार रहा था, तभी पीछे सुमित रेणुवा पार्षद की गाड़ी आई और ज़बरदस्ती हॉर्न दे गए। मेरा गला पकड़ मेरे को कहते तेरे को ड्राइवरी नहीं आती करनी, ये नहीं आती, यहाँ बच्चे क्यों उतार रहे हैं, इसको दूसरी गली में बच्चे उतारे। मैंने वहाँ से हटा कर स्कूल के दूसरे गेट पर वैन खड़ी कर बच्चे उतारे। जैसे क्या इसको यहाँ से हटा दो, इसको नौकरी से हटा दो, ये बदतमीज है, ये इतने गाली गलौज करते हुए मेरा गला पकड़ लिया। आते हुए मेरे यहाँ नाखून में झपटे मारे। उसके बाद उसने मेरे को दोबारा मेरे हाथ पकड़ गाड़ी से ज़बरदस्त खींचा, गाली गलौज का कि तू 5 रुपये का आदमी कोड़ी का आदमी नहीं है, तेरी क्या औकात है यहाँ खड़े रहने की, तेरे को मैं जानता हूँ, तेरे जैसे नीच आदमी हमारे यहाँ झाड़ू पोछा लगाते हैं, तू तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़ने की और तू मेरे सामने बकवास करते हैं, तेरे को यहाँ से उठवा दूंगा, तेरा यहाँ से नामो निशान नहीं दे दूंगा। ये कहता मैं आज इसी को नौकरी से हटाओ, नहीं तो दूसरी जगह ले जाओ, इसको ये मेरे सामने नहीं दिखना चाहिए। ऐसे गाली गलौज करते हुए मेरी शर्ट फाड़ी सर, मेरे नाखून गए, 2-4 थप्पड़ मारे, मुक्काबाजी की। इसका लड़का बाद में आया मौके पर, उसने भी आके मेरे साथ चिन्ह चपटी करके चले गए। मैं यही चाहता हूँ इसी जो भी घटना घटी थी वो हमारे वहाँ CCTV कैमरे में भी कैद है और इसकी मुख्य जो भी हमने रिपोर्ट थी मेन थाना में CI प्रभारी के अंदर थाना पर में जाकर हम देखे हैं और उससे अब न्याय की मांग करते हुए यही प्रार्थना करते हैं कि हमें इससे न्याय मिले। और ये जैसे आज हम छोटे छोटे व्यक्तियों को जैसे ये कीड़े मकोड़े के समान समझ रहे हैं, तो इनको ये इंसानियत का दर्जा समझे और ये इंसानियत को पहचाने। ये ऐसा कोई विवाद नहीं है, कोई मारपीट नहीं हुई, बाकायदा वहाँ सारा मोहल्ला खड़ा है। जो ये इंटरनेशनल मानगढ़ इंटरनेशनल स्कूल है वो मेरे घर के बराबर जो प्लॉट है उसके सामने इनका गेट है, वहाँ एक बस खड़ी थी और उस बस ड्राइवर ने बाकायदा सलीके से बस को दबा के खड़ा कर रखा था और उसके पीछे एक ऑटो टेम्पू था उसी स्कूल का, उसने बड़ा बेतरतीब तरीके से टेम्पू खड़ा कर लिया, जिससे जो पीछे से व्हीकल जो आ रहे हैं वो सारे रुके। मैं जा रहा था, मेरे पीछे गाड़ी और थी, उसके पीछे गाड़ी और थी, पर मैंने ये सोचा चलो बच्चे उतर रहे हैं, उतरने दो। जब वो बच्चे उतार के टेम्पू आगे ले जाके बस के साइड में उसने खड़ा किया, तब मैंने उसको रोक के कहा, मैंने कहा भैया अब तूने टेम्पू साइड में खड़ा इसलिए बच्चे यहाँ उतार लेता, एक बच्चे सेफ थे। तो वो उतर के मुझे बोला भी आप इतनी नेतागिरी कर रहे हो, उससे बेटर ये जो साइड में मिट्टी वगैरह पड़ी है ये उठवा दो। तो मैंने उसको कहा ये नाली का निर्माण चल रहा है और उसके बराबर एक बस और गुजर जाए, बस के बराबर, तेरा टेम्पू तो छोटा सा है, कहाँ दिक्कत है। वो टोन में बात करने लगा। तब मैंने स्कूल के जो अंदर प्रबंधक है भारतीय दूजी उनको बुलाया। मैंने कहा भी ये आपका ड्राइवर जो है बदतमीजी से बात कर रहा है, इसको सलीका से सिखाओ। तब मैं गाड़ी में चढ़ के चलने लगा तो वो फिर बदतमीजी से बोला अभी तू जा कहाँ रहा है, तू यहीं रुक, मैं अभी मेरे 4-5 आदमी बुलाता हूँ, तुझे बताता हूँ। तब मैं उतर के वहाँ खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई तू जिसको बुलाना बुला ले, तेरा मेरा लड़ाई का ना तो कोई स्टैंडर्ड है, ना मैं तेरे से कोई लड़ता। आज अगर तू कोई लड़ने के मूड में तो तेरे जैसे मैं 4 यहाँ बुलवा दूंगा, कोई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उसके साथ कोई मारपीट नहीं की, बाकायदा वहाँ लोग खड़े, स्कूल संचालक ने उसे डांटा है बाकायदा, भाई तेरे को बोलने की तहजीब नहीं है। और जो ये ड्राइवर्स हैं ये बड़े बेतरतीब तरीके से बसों को वहाँ खड़ा करते हैं, जो कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं स्कूल संचालक को भी ये चेतावनी दे रहा हूँ भी वो अपने इनका सुधार करें, अन्यथा अगर मोहल्ले में न्यूसेंस हुआ तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूँ। नगर परिषद की ओर से जंक्शन में अंबेडकर चौक से खुंजा की तरफ जाने वाले रास्ते पर 100 फीट चौड़ी डिवाइडर रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। इसके साथ ही लाल चौक से अंबेडकर चौक होते हुए कब्रिस्तान तक नाले का निर्माण भी प्रगति पर है। अंबेडकर चौक से शीतला माता मंदिर तक बनने वाले नाले के निर्माण पर करीब 60 लाख की लागत आएगी। वहीं अंबेडकर चौक से OLX टेलीकॉम दुकान पर नाला निर्माण और डिवाइडर निर्माण 22 लाख की लागत से करवाया जाएगा।
अंबेडकर चौक से OLX टेलीकॉम दुकान तक सड़क के निर्माण पर करीब 45 लाख रुपए की लागत अनुमानित है। अंबेडकर चौक से लाल चौक तक इंटरलॉकिंग निर्माण पर 36 लाख रुपए खर्च होंगे। यह सब कार्य कुल 1,63,63,00,000 की लागत से हो रहा है। गुरुवार को नगर परिषद के सहायक अभियंता वेद प्रकाश सहारण व कनिष्ठ अभियंता प्रेम कुमार ने मौके पर पहुंच कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों के साथ भी बीच में आ रही पेयजल पाइपलाइन व बिजली तारों को लेकर चर्चा की। AN वेद प्रकाश सहारण ने बताया कि लाल चौक से अंबेडकर चौक होते हुए कब्रिस्तान तक नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। उसके साथ रोड व नाले के बीच शेष बची जगह पर इंटरलॉक टाइल लगवाई जाएगी। एक साइड में अंबेडकर चौक से लेकर खुंजा की तरफ जाने वाले रास्ते पर डिवाइडर रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। बीच में डिवाइडर और दोनों साइड में कारपेट सड़क बनाई जा रही है। यह कार्य इस माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस साइड में एक रास्ता गुरुद्वारा की तरफ जाता है। बड़े क्षेत्र के लिहाज से कोई बड़ी रोड पूर्व में नहीं बनी थी। अब बीच में आ रहे अतिक्रमण हटाकर 100 फीट चौड़ी सड़क बनाई जा रही है। बीच में डिवाइडर में पौधारोपण किया जाएगा। दोनों साइडों में 6-6 मीटर कारपेट रोड बनाई जा रही है। एक साइड में नाली का निर्माण करवाया जा रहा है। दूसरी तरफ बन रहा नाला आगे STP तक जाता है। पीछे कब्रिस्तान से अंबेडकर चौक तक पूर्व में बना हुआ नाला क्षतिग्रस्त हो गया था। नया नाला बनने से पानी की निकासी सुचारू रूप से हो पाएगी। उन्होंने बताया कि पुलिया के बीच में पाइप आ रही है। एक पाइप टूटी हुई है। इसकी जगह 4 इंच की नई पाइप बिछाई जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग व बिजली बोर्ड के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाकर चर्चा की गई। लाल चौक से अंबेडकर चौक होते हुए कब्रिस्तान तक नाले का निर्माण करवाया जा रहा है और उसके साथ में रोड के और नाले के बीच में बचे हुए स्पेस पर इंटरलॉक टाइल लगाई जाएगी और एक साइड में अंबेडकर चौक से लेकर जो कुंजा की तरफ रास्ता जाता है उस पर डिवाइडर रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। बीच में डिवाइडर और दोनों साइडों के अंदर कारपेट रोड है। एक शख्स ने रात्रि को घर में घुसकर युवती पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई युवती की माता को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया। मां बेटी को जख्मी हालत में रात्रि को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया जा रहा है कि युवती के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले युवक ने वारदात को अंजाम दिया। महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई के अनुसार ASI चेतराम को जिला अस्पताल भेजकर मां बेटी के बयान लिए गए हैं। जांच कर आगामी अनुसंधान किया जा रहा है। मैं मीरा कॉलोनी में रहती हूँ। जो लड़की इस वक्त सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है उसका नाम दीपा है और उसके पति का नाम अली है। वो मुसलमान है, वो रोड़ाली में रहता है और यहाँ पे अपनी पत्नी को लेने के लिए आता है। ठीक है, उसकी पत्नी उसके संग जाना नहीं चाहती। वो धक्का जबरदस्ती करता है और उसको लेके जाना चाहता है। वो नशे के अंदर धुत रहता है और अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। उसकी मारपीट की वजह से पड़ोसियों को भी दिक्कत आ रही है। रात उसने 11:30 बजे आके अपनी पत्नी को नशे के हालत में चक्कू मार दिया। वो इस वक्त इस हालत में नाम अस्पताल में भर्ती है। ठीक है, उसका पति है जो अब भी अपने संग हथियार लेके घूम रहा है। हमें अभी भी भय है कि वो कुछ ना कुछ कर सकता है। जो पुलिस को सूचना दी थी? जी हाँ जी, सूचना दे रखी है। 11:30 बजे की सूचना हो चुकी है लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे? जी, हम कार्यालय में SP के नाम कार्यालय में जाएंगे, आगे तक जाएंगे। हमारी जहाँ पे सुनवाई हो, हम ये चाहते हैं कि हमारी सुनवाई की जाए। इनके साथ और भी कोई घायल है क्या? जी हाँ जी, उनके मम्मी जी उनके साथ घायल हुए हैं जी। क्या नाम है उनका? उनका बिमला देवी है जी। तो ये क्या कोई विवाद चल रहा था इनके परिवार में क्या? जी हाँ जी, 7 महीनों से चल रहा है कि एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं ये। लेकिन वो चाहता है कि ये मेरे संग रहे और ये चाहती है कि मैं अलग हो जाऊँ। मोहल्ले वाले कितने दुखी हैं? जी बहुत ज्यादा ही है कि जी 10 दिनों 15 दिनों 5 दिनों बाद ही आके हल्ला मचा देता है वो गली में। भारतमाला NH 754 के में अधिग्रहित भूमि में रास्तों की व्यवस्था करने व काटे गए ट्यूबवेल की पाइपलाइन बहाल करने की मांग को लेकर भारतमाला NH 754 के संघर्ष समिति हनुमानगढ़ के सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट व NH कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनी के बाद उपखंड अधिकारी डॉक्टर अविगर को मांग पत्र सौंपा।
भारतमाला संघर्ष समिति की तरफ से हम कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं। और ज्ञापन भी क्या है कि हमें बड़े परेशान हैं। लगातार 4 साल संघर्षरत के बाद भी हमें मुआवजा भी पूरा नहीं मिला, वो भी कोई बात नहीं, लेकिन आज तक रास्ते के लिए और हमें जो पाइपलाइन हमारे खेत में पानी जाना है, पाइपलाइन इन्होंने कहा था कि आपकी ट्यूबवेल पाइप हम नीचे से निकालेंगे, ये करेंगे। NHAI इतना परेशान कर रखा है हमको कि हम दुखी हो गए। हमें इस बात के लिए ऐसे हमारे खेतों में जाने का मन नहीं कर रहा। हमें इस चीज़ से बड़े चिंतित हैं कि हमारी ज़मीनें जाने के साथ साथ हमारे खेतों में पानी नहीं लग रहा है। अब सीजन का मौका था, पानी नहीं लगेगा। अब हम पानी किसी ट्यूबवेल का लेके आएंगे, कोई नरमा बीजेंगे और बीजेंगे, कपास बीजेंगे, लेकिन NHAI की बिल्कुल इच्छा नहीं है। NHAI खुद जानबूझ के हमें परेशान कर रही है। उनका परेशान करने का कारण एक रीज़न और भी समझा हमने, उनका ये भी है सबसे बड़ा कि आपने 4 साल तक हमारा आपने आंदोलन किया, रास्ते लिए आपने हमसे, हनुमानगढ़ जिले में आपने सबसे ज़्यादा रास्ते लिए हैं, इसलिए वो परेशान करेगा। हमारे निजायज पैसे आपने लगवाए हैं, आपको खाड़ा और पानी हम नहीं देंगे, ये साफ कह रहे हैं वो। आज हम कलेक्टर महोदय को कहने आए हैं कि अब कणक वगैरह तो निकल गई, आजकल में सारा सीजन खत्म हो जाएगा, और अगर आज हमारी बात को सही ढंग से नहीं सुना गया तो ठीक आज के बाद 10 दिन के बाद हम लगातार जिला कलेक्टर के आगे यहाँ प्रदर्शन, पहले जैसे 3 साल टेंट लगाया था, टेंट लगा के लगातार बैठेंगे। हम यहाँ पे धरना देंगे, आमंत्रण करेंगे, कर्मिक अनशन करेंगे, लेकिन रास्ता और पानी लेके रहेंगे। आज हम NHAI की जो वादा खिलाफी है, उन्होंने किसानों के साथ जो धोखाधड़ी की है, हम उनको स्पष्ट करने के लिए आए हैं कलेक्टर साहब से मिलने के लिए। NHAI ने हमसे वायदा किया था कि जो किसानों की ट्यूबवेल रोड के नीचे से जा रही है उसको निर्माण के वक्त उन्होंने काट दिया, और उन्होंने वादा किया था कि हम प्रत्येक किसान की जो पाइपलाइन आ रही है उसको पक्का बना करके और उसको नीचे से देंगे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। इसी प्रकार से उन्होंने जो साइड में दीवार बनाई जा रही है उसमें प्रत्येक खेत में रास्ता छोड़ने और उसको डबल दीवार बना करके रास्ते की समस्या का समाधान करने का पक्का वायदा किया था। लेकिन अब इन्होंने पता नहीं इनके दिमाग में ये आ गया, अब ये संगठन कमज़ोर हो गया है, तो ये किसानों को परेशान कर रहे हैं। जो निर्माण कंपनी है उसके कारिंदे किसानों को परेशान कर रहे हैं, आने जाने के रास्ते बंद कर दिए हैं, और ट्यूबवेल की जो पाइपलाइन नीचे से निकल रही थी उसको तो किसी भी किसान की उन्होंने पक्का बना करके नहीं दिया है, वो सिंचाई के लिए किसान परेशान हो रहा है। तो हम आज कलेक्टर साहब से मिलकर के इनको चेतावनी देने के लिए आए हैं भी, आपने जो वायदे किए थे उनको पूरा करो, किसानों को परेशान करना बंद करो। टाउन स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल में गुरुवार को बैसाखी का पर्व पारंपरिक तरीके से मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ADO सुनीता भाटी, अरोड़वंश समाज के अध्यक्ष अतुल धींगड़ा, अमरनाथ सेवा समिति के अध्यक्ष सूरजभान मित्तल, वार्ड पार्षद प्रदीप एरी थे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों की ओर से गिद्दा, भंगड़ा सहित पंजाबी संस्कृति को दर्शाती प्रस्तुतियां दी गई। आज हमारे विद्यालय में वैसाखी का प्रोग्राम रखा गया, जिसमें बच्चों द्वारा वैसाखी पर गिद्दा, भंगड़ा और पंजाबी कल्चर से रिलेटेड काफ़ी कुछ किया गया कि ऐसे कल्चरल प्रोग्राम
जो बच्चों को मोबाइल से दूर करके वास्तव में हमारे उस इतिहास की याद दिलाते हैं कि किस तरह से वैसाखी में सिखों का एक मेन फेस्टिवल है जिसमें कि किसान अपनी फसल काट कर इस दिन जेब में पैसा आता है, पूरी खुशियाँ मनाता है। दूसरा, इतिहास की दृष्टि से देखें तो इस दिन जलियांवाला बाग के अंदर एक नरसंहार हुआ था, उसकी याद दिलाता है हमें वैसाखी का दिन। तीसरा, इसी दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मेरा उद्देश्य यही था कि हम बच्चों को हमारी अपनी कल्चर से जोड़े रखें, मोबाइल से दूर रखें। बच्चे अगर वास्तव में कल्चर से जुड़े रहेंगे तो नशों से, बुराइयों से दूर रहेंगे। गुरु तेग बहादुर स्कूल में वैसाखी का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है उसमें हमें आज यहाँ आमंत्रित किया। बच्चों ने बहुत शानदार प्रस्तुतियाँ दी हैं और इसके साथ साथ हमें गुरु तेग बहादुर जी जो सिखों के नवे गुरु हैं और 10वें अंतिम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में जानने को मिला कि उन्होंने किस प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने जाने तक कुर्बान कर दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दी। और उन्होंने खालसा पंथ जो वैसाखी का उत्सव मनाया जाता है जिस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, उस पंथ के बारे में बहुत सारी जानकारी बच्चों को यहाँ दी गई। और इस प्रकार से जो धर्म के विभिन्न धर्मों के बारे में जो जानकारियाँ बच्चों को दी जाती हैं, वास्तव में ये विद्यालय बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय जाट दिवस के मौके पर जाट समाज के युवाओं की ओर से गुरुवार को जिला मुख्यालय पर वाहन रैली निकाली गई। जाट क्लब के नेतृत्व में निकाली गई रैली टाउन की बिश्नोई धर्मशाला से शुरू हुई, जो टाउन व जंक्शन शहर के अलग अलग मार्गों से होते हुए निकली। रैली में शामिल जाट समाज के युवा ट्रैक्टर, कार, जीप, मोटरसाइकिल सहित अन्य वाहनों पर सवार थे। जंक्शन में जाट भवन, जिला कलेक्ट्रेट से होते हुए रैली का विसर्जन श्री गंगानगर मार्ग स्थित वीर तेजाजी मंदिर में पहुंचकर हुआ। जाट भवन में जाट भवन अध्यक्ष इंद्रपाल रणवा और सचिव अनिल थोरी के नेतृत्व में रैली का स्वागत किया गया। जाट दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ के युवाओं द्वारा जाट क्लब के नेतृत्व में एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली टाउन की बिश्नोई धर्मशाला से लेकर पक्का सारना के वीर तेजाजी मंदिर तक जाएगी। टाउन को मुख्य बाजार होते हुए, जंक्शन के मुख्य बाजार होते हुए, जाट धर्मशाला होते हुए, कलेक्ट्रेट होते हुए इस रैली का जो है वो विसर्जन पक्का सारना के वीर तेजाजी मंदिर होगा। इस रैली का उद्देश्य जाट समाज के युवाओं को नशे से दूर रख के एक अच्छे राह की ओर लेके जाना है। इसमें सर्व समाज का सहयोग आवश्यक है। सर्व समाज के युवाओं द्वारा इस रैली का आयोजन किया गया है जाट क्लब के नेतृत्व में। शहर में घूम रहे बेसहारा निराश्रित गोवंश को पकड़कर गौशालाओं में बंद करवाने की मांग के संबंध में क्षेत्र के गौ सेवकों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
विजय रोहता ने बताया कि जंक्शन व टाउन शहर के हर मोहल्ले हर गली में बेसहारा घूमने वाला गोवंश बड़ी तादाद में है। इनके कारण बच्चों, बुजुर्गों व महिलाओं के चोट लगने का डर बना रहता है। निराश्रित गोवंश के कारण हादसे भी हो रहे हैं व शहर का सौंदर्यीकरण भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि शहर की सड़कों पर जगह जगह गोबर पड़ा हुआ है। माता की जय हो, गौ 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 माता की जय हो। इससे पहले भी हमने अभी आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं कलेक्टर महोदय को, और उससे पहले भी हमने कचरा संग्रहण केंद्र जो जंक्शन का है उसमें दिसंबर की सर्दियों के अंदर हमने गोवंश को, कचरा खाती हुई गोवंश को बाहर निकाला, और जो मर रही थी गोवंश उसके लिए प्रशासन से, नगर परिषद से ये मांगी थी कि यहाँ पर काऊ कैचर लगाए जाएं और दीवार बनाई जाए और गेट लगवाए जाएं। नगर परिषद ने हमें पूर्णतः अच्छा आश्वासन दिया और बोला कि हम इसमें पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन एक तरीके से गौ सेवकों से और शहरवासियों से ये कहकर धोखा दिया नगर परिषद ने कि हम यहाँ पे सब काम करेंगे। एक दिन दीवार लगवाई गई, दूसरे दिन उसी दीवार को तोड़वाया गया और वही वापस वही स्थिति हो गई। तो जैसे भी गौ सेवकों से बात हुई, शहरवासियों से बात हुई, तो शहरवासियों ने बोला एक कचरा संग्रहण केंद्र क्यों, पूरे शहर में कचरा संग्रहण केंद्र है, पूरे शहर के कचरे, पूरे वार्ड के जो भी जहाँ कचरा होता है वहाँ पर ये गोवंश इकट्ठा होता है और कचरा खाकर मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो गोवंश खुला घूमने के कारण बच्चों और बुजुर्गों को चोट लगने का डर रहता है और एक्सीडेंट का कारण भी बनता है। एक्सीडेंट में गोवंश की भी मृत्यु होती है और आम जन की भी हानि होती है। तो प्रशासन से हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द गौशालाओं में जो भी यहाँ पे सड़कों पे जो खुले घूम रहे गोवंश हैं उनको जल्द से जल्द गौशालाओं में निस्तांतरण किया जाए। सारे इकट्ठे होकर शहर ਦੇ ਵਿੱਚ बेसहारा गोवंश फिर रहे हैं, उन्होंने गौशाला भेजने वास्ते इकट्ठे हुए हैं भी इनको गौशाला नगर परिषद भेजे ताकि ये सारे तरह की प्रॉब्लम हल हो जाएगियाँ। एक्सीडेंट बचत होगी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ शहर की सफाई ਵਧੀਆ होगी, इन्हों का जीवन यापन सही होगा, एक्सीडेंट ना मात्र होंगे। क्योंकि गौशाला की नंदीशाला लैन नंदीशाला वाले नंदीशाला नंदी लैन तैयार है। जो बेसहारा गोवंश है कुछ पालतू है उन्होंने पाबंद नगर परिषद कराए। जंक्शन स्थित केंद्रीय विद्यालय हनुमानगढ़ में गुरुवार को 50वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाकर प्रदर्शनी लगाई। इस वर्ष राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का विषय टेक्नोलॉजी एंड टॉयज था। विद्यालय प्राचार्य रामचंद्र देहड़ू ने बताया कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में इस प्रकार के आयोजन समय समय पर किए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा हो। विद्यालय स्तर पर चयनित मॉडल संकुल स्तर पर प्रदर्शनी के लिए भेजे जाएंगे। इस प्रदर्शनी का आयोजन विद्यालय के रसायन विज्ञान शिक्षक गोपाल सेवलिया के निर्देशन में किया गया। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, जिसमें मैंने बनाया है कि कैसे अपने जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसको अपने रीयूज़ करके इस टाइप से बास्केट्स और स्ट्रॉज बना सकते हैं जो कि रिसाइक्लेबल है और रीयूजेबल है, जो बायोडिग्रेडेबल है, जिससे पर्यावरण को और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होगा और इससे काफ़ी बेनिफिट होगा एनवायरनमेंट को। मैंने ट्रांसपोर्टेशन एंड इनोवेशन पे एक मॉडल बनाया है। फर्स्ट ये रोटेटरी ब्रिज है, ये ऐसे रोटेट होता है जिससे इधर वाले वे से ट्रेन निकल जाएगी और ये ब्रिज इधर से रोटेट होगा जिससे यहाँ कार निकल जाएगी। उसके बाद में ये मैंने एक रोप वे बनाया है। जो हिली एरिया है वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से ये रोप वे है जिससे हिली एरियाज़ में कोई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद में इधर ये विंड मिल है और ये लाइट्स यूज़ की गई है। ये जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन है, उधर प्लेन स्ट्रिप दिखाई है और यहाँ काफ़ी सारे व्हीकल्स दिखाए हैं। ये विंड मिल भी शो किया गया है और वहाँ पर एक विलेज शो किया गया है क्योंकि वो हिल के पीछे है, माउंटेन्स के पीछे आता है। और यहाँ काफ़ी सारे सिग्नल्स भी दिखाए हैं मैंने। और जैसे कि ये ब्रिज है, ये रोटेटरी ब्रिज है और मेरे मॉडल का नाम टेक सिटी है। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मेरा प्रोजेक्ट की जो टॉपिक है वो है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। तो इधर आप देख सकते हो कि मैंने डिफरेंस दिखाया है सिटी और विलेज के अंदर।
तो सिटी के अंदर जो पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं वो होते हैं व्हीकल्स और ट्रेन्स वगैरह, जो डीजल ट्रेन अभी भी चल रही है उनसे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। और विलेज के अंदर जो पॉल्यूशन के सोर्सेज होते हैं वो होता है ब्रिक फर्नेस, और जो लोग अपने घर में हमाम या फिर अंगीठी वगैरह यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी जो पॉल्यूशन होता है, तो उसको कम करने की एक और तरीका है जैसे कि बायोगैसेस का यूज़ कर सकते हैं। वो अपने खेतों के अंदर इलेक्ट्रिक विंड मिल बनाकर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, फिर उससे वो गीजर वगैरह भी चला सकते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो है, इधर आप देख सकते हैं कि अपने एटमॉस्फेयर पे एक लेयर होती है ओजोन लेयर, जो अपनों को अल्ट्रावायलेट रेस से प्रोटेक्ट करती है। तो वो कुछ समय पहले टूट चुकी थी, लॉकडाउन की वजह से वो ठीक हो चुकी है, क्योंकि लॉकडाउन में पॉल्यूशन बहुत कम हो चुका था, तो इसलिए वो रिपेयर हो चुकी है। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो जल्दी ही टूट सकती है। तो जो ओजोन लेयर को तोड़ने वाली गैसेज होती हैं वो होती है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो जो सबसे ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकालता है वो रेफ्रिजरेटर और AC। तो मैंने होममेड AC बनाया है जो कि AC की तरह ही काम करता है और बहुत ज़्यादा चीपेस्ट है। आज विद्यालय में जवाहरलाल नेहरू विज्ञान प्रदर्शनी का विद्यालय स्तर पर आयोजन किया गया, जिसके अंदर 58 विद्यार्थियों ने कक्षा 6 से 12 के अपनी प्रदर्शनी को लगाया। और इसमें जो 7 थीम हैं, उन हर थीम के एक प्रोजेक्ट को हम सेलेक्ट करेंगे और वो संकुल स्तर पे सूरतगढ़ के अंदर 20 तारीख को प्रदर्शनी होगी। और वहाँ से जो सेलेक्ट होंगे वो क्षेत्रीय संभाग स्तरीय जो जयपुर में आयोजन होगा उसमें जाएंगे। और अब खबर नौहर क्षेत्र की। क्षेत्र में लगातार चोरियों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि आए दिन चोरी की कोई न कोई वारदात सामने आ रही है, लेकिन पुलिस इन पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। ताजा मामला यहां के वार्ड नंबर 12 का है, जहां दादी मां के मंदिर में बीती रात चोरों ने धावा बोलते हुए चांदी के छत्र सहित नकदी चुरा ली। चोर अपने साजो सामान के साथ मंदिर में घुसे और मंदिर के मुख्य द्वार और अलमारियों का गेट तोड़ते हुए सामान चुरा ले गए। सुबह जब श्रद्धालु मंदिर पहुंचे, चोरी की वारदात का खुलासा हुआ। मंदिर में आज सुबह सुबह जब हम पूजा करने आए तो मंदिर के ताले टूटे हुए मिले सारे, और सारी अलमारियां और मंदिर का गल्ला खुला हुआ मिला हमें, और जिसमें से कि सारी नकदी और जो चांदी का कोई सामान था सारा गायब मिला और चोरों द्वारा चोरी को अंजाम दिया गया है। और ये काफ़ी दुखदाई है। इन दिनों नौर में चोरी की वारदातें कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। रोज़ 1-2 चोरी की वारदातें हो रही है नौर शहर में, और पुलिस का रवैया कुल मिला के नकारात्मक रहा और ज़्यादा सहयोगात्मक नहीं रहा, और आने में काफ़ी देरी की, जबकि हम 1 मिनट के रास्ते पे हैं पुलिस थाने से। 1 मिनट के रास्ते पे ही हमारा मंदिर है दादी माँ का, और आने में लगभग पौना घंटा लगा उनको। और ये कहा गया कि जाब्ता नहीं है, कोई पुलिस वाला है नहीं हमारे यहाँ, ना कोई साधन है हमारे पास। तो इस तरह का ये है। तो आम आदमी जब भी कोई वारदात होती है तो पुलिस को ही शिकायत करता है, सबसे पहले पुलिस ही याद आती है उसको, क्योंकि पुलिस ही आम आदमी का संबल होती है, क्योंकि पुलिस के ऊपर उसका पूरा विश्वास होता है, और वो उस पर अगर खरे नहीं उतरे तो फिर थोड़ा सा आदमी इनसिक्योर फील करता है। क्रय विक्रय सहकारी समिति के सदस्यों के लिए होने वाले चुनाव के दौरान संचालन मंडल का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी भारत भूषण शर्मा ने बताया कि निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन का हुआ। इसमें धर्मपाल ढिल को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया, जबकि राजेंद्र न्योल को निर्विरोध उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इसके पश्चात आयोजित कार्यक्रम में दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों को विधिवत रूप से कार्यभार ग्रहण करवाया गया। आज क्रय विक्रय समिति का संचालन मंडल की बैठक के अंदर सर्वसम्मति से निर्विरोध
अध्यक्ष धर्मपाल जी ढील को, उपाध्यक्ष राजेंद्र जी न्योल को बनाया गया। नौर की जनता को सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और संचालन मंडल व अध्यक्ष उपाध्यक्ष सारे मिलकर कृषि संबंधी जितने भी कार्य होंगे उनका सब रूप से कार्य किया जाएगा। खाद की शॉर्टेज है या अन्य बीज की ओर है, उसका भी संचालन सही रूप से किसानों के हित में किया जाएगा। आज ये चुनाव जो है एमएलए साहब का, राजेंद्र जी का, श्रवण जी का और हमारे सुभाष जी का, ये सहकारिता में पुराने अनुभवी आदमी, इनकी सबकी मदद से सबने मेहनत करके निर्विरोध ये बनाया है। और मेरा भी यही सोच है कि मैं इन सब की राय लेके और जैसे भी क्रय विक्रय कैसे आगे चले यही मैं करूँगा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।